हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कलेक्टिव लर्निंग। मैं हूं मैं द्विवेदी। हम क्लास 7 की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। इसका आज हम अध्याय 7 यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे, तो यहाँ पे हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड जो भी रहेंगे, कुछ MCQ भी देखेंगे, करंट अफेयर्स जो भी 2024-25 का है वो अगर इस चैप्टर से कुछ रिलेट हो रहा होगा तो उसको भी यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे। इसके अलावा स्टैटिक PYQ सभी यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अध्याय 7, इसका नाम है मानव पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन और संचार। तो यह है क्लास 7 का जियोग्राफी। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो विभाग 1 यानी कि आप पिछले अध्यायों में यहाँ पे बेसिकली बताया गया है कि आप पिछले अध्यायों में पढ़ा था कि प्रारंभिक मानव जो थे वो भोजन, वस्त्र और आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ उनमें नए कौशल विकसित हो गए। तो क्या होता था कि प्राचीन समय में जो भी मानव था वो पूरी तरह से किस पे डिपेंड रहा करता था, तो वो नेचर पे यानी प्रकृति पे डिपेंड रहा करता था। पर समय के साथ उसमें परिवर्तन आते गए, यानी कि उसकी स्किल्स में स्किल भी काफ़ी अच्छी विकसित होती गई और कई तरीके के उसमें परिवर्तन आते गए। खाद्य पदार्थों का उत्पादन यानी कि भोजन का उत्पादन करने लगा था मनुष्य। घर बनाना सीख गए। परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट भी, संचार की बेहतर साधन का उपयोग करने लगे। इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपना अनुकूल बनाया। तो मनुष्य ने क्या किया, समय के साथ कई सारे उसमें परिवर्तन आते गए। उन्होंने खाना बनाना, घर बना के रहना, परिवहन, संचार, ये सभी उनमें परिवर्तन आते गए समय के साथ साथ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये बात की गई है सेटलमेंट की यानी बस्तियों की। तो ये स्थान जहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपने लिए घर बनाते हैं। जहाँ पे लोग अपने लिए घर बनाते हैं उसको बस्तियाँ बोलते हैं, यानी सेटलमेंट कहलाता है। आरंभिक मानव जो हुआ करते थे वो क्या करते थे, पेड़ों और गुफाओं में रहा करते थे, जिनको आदि मानव बोला जाता था। जब उन्होंने खेती करना शुरू किया, तो जब खेती करने लगे तो क्या हुआ, इससे वो स्थायी घर बनाकर रहने लगे। क्योंकि जो भी खेती करते थे वो समय के साथ का, मान लीजिए कि 3-4 महीने का समय या साल भर का समय लगता था, तो उसकी देखभाल करने के लिए उसके पास ही उनको रहना पड़ता था, जिसके लिए वो क्या करने लगे, वहाँ पर घर बना करके रहने लगे। बस्तियों का विकास होता कहाँ पे था, तो बस्तियों का विकास नदियों की घाटियों में हुआ था। क्यों हुआ था नदियों की घाटियों में, क्योंकि यहाँ पर्याप्त पानी और उपजाऊ भूमि उपलब्ध होती थी। व्यापार, उद्योग और निर्माण के विकास के साथ साथ मानव बस्तियाँ बड़ी होती गई। नदी घाटियाँ सभ्यता का पालना बनी और समृद्ध हुई। तो क्या यहाँ पे नदियों के किनारे ही ज़्यादातर बस्तियाँ क्यों बनाई जाती थी, क्योंकि वहाँ पे उनको पीने के लिए पानी, उपजाऊ जमीन उपलब्ध हो जाती थी। इसके अलावा व्यापार, उद्योग, निर्माण के विकास के साथ साथ और कई तरह की उनकी सुविधाओं नदियों के पास उनको मिला करती थी। आगे दिया गया कि आपको सिंधु, टिग्रिस, नील और ह्वांगहो नदियों के किनारे विकसित सभ्यताओं के नाम याद होंगे। जैसे कि सिंधु नदी के किनारे जो सभ्यता थी उसको क्या बोला जाता है, या तो इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन उसको बोला जाता है। ये बस्तियाँ इस तरह से विकसित हुई। बस्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो 2 तरीके की, एक अस्थायी होती है और एक स्थायी। तो यहाँ पे देखिए, बस्तियाँ स्थायी यानी कि परमानेंट हो सकती हैं, या फिर अस्थायी यानी कि टेम्परेरी हो सकती हैं। तो बस्तियाँ कितने तरह की हो सकती हैं, 2 तरीके की हो सकती हैं। यही हमको यहाँ पे बताया गया है। तो जो बस्तियाँ कम समय के लिए बनाई जाती हैं, इनके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो कम समय के लिए बनाई जाती हैं उसको क्या बोला जाता है, अस्थायी बस्तियाँ, यानी कि कुछ समय के लिए है। इसके अगर उदाहरण हम देखें तो जैसे खानाबदोश जनजातियाँ हो गई, गर्म और ठंडे रेगिस्तान हो गए, पर्वतीय क्षेत्र हो गए। यहाँ के लोग लकड़ी काटना, शिकार, खेती और पशुपालन करते हैं। तो जो अस्थायी बस्तियाँ होती है वहाँ पे खानाबदोश लोग यानी कि एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाले रहा करते हैं। अस्थायी से मतलब हो गया कि कुछ समय के लिए वहाँ पे रहते हैं, उसके बाद वहाँ से छोड़ के अगले जगह पे चले जाते हैं। तो ऐसा कौन कौन करता है, जो लोग लकड़ी काटते हैं तो जंगल पर डिपेंड करते हैं। मान लीजिए एक जंगल में लकड़ी काटते गए, वहाँ पे जब वो लकड़ी ख़त्म हो गई तो वहाँ छोड़कर अगले दूसरी जगह पे चले गए। इसी तरह शिकार करने वाले एक जगह का जब वहाँ पे मान लीजिए जो भी मवेशी हैं जिनको मार के वो खाते हैं वो सभी ख़त्म हो गए तो फिर अगले जगह पे चले जा करते थे। तो जो वो सेटलमेंट यानी बस्तियाँ बनाते थे वो अस्थायी होती थी। अधिकांश बस्तियाँ आज स्थायी बस्तियाँ, यानी कि आज के समय में जो ज़्यादातर बस्तियाँ बन रही है वो कैसी हैं, परमानेंट हैं। आप भी किसी बस्ती या सिटी में रह रहे होंगे तो परमानेंट है, क्योंकि आप मतलब अधिकतर समय आप यही करेंगे कि जहाँ पे आपका घर है आप वहीं पे रहेंगे, इसलिए ये क्या है, स्थायी है। इनमें एक लोग रहने के लिए क्या करते हैं, घर बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सघन बस्ती, ये प्रकीर्ण बस्ती। इससे ये समझ में आ रहा है कि सघन बस्ती है तो ये हो सकता है सिटी के पास, सिटी में क्या होता है, सघन बस्तियों का निर्माण होता है।
और ये जो बिरले घर दिख रहे हैं आपको, ये कहाँ पे हो सकते हैं? ये गांवों में हो सकता है या फिर किसी पहाड़ में, तो वहाँ पे क्या होता है? बिरले ही मकान देखने को मिलते हैं। आगे यहाँ पे दिया गया है मानव बस्तियाँ। जहाँ मानव या बस्तियाँ विकसित होती हैं उसको बसावट कहा जाता है। तो यहाँ पे आगे हमें बताया गया है कि जो सेटलमेंट साइट होती हैं यानी कि बसावट, तो बसावट किसको कहा जाता है? जहाँ पे मकान या फिर बस्तियों का विकास होता है उसको बसावट बोला जाता है। बसावट के स्थल की बात करें तो उसको चुनने के लिए क्या क्या ध्यान दिया जाता है, तो यहाँ पे दिया गया है अनुकूल जलवायु होनी चाहिए, जल की वहाँ पे उपलब्धता होनी चाहिए, उपयुक्त तो भूमि होनी चाहिए जैसे कि उपजाऊ मिट्टी, तो ये सभी चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। तब जाकर वो क्या बनता है? बसावट का स्थल बनता है, यानी लोग वहाँ पे बसना स्टार्ट करते हैं। आगे देखते हैं। इसके बाद एनसीईआरटी की जो आप बुक अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची की कहानी दी गई है। उस बच्ची का नाम मेरी रहता है, तो उसके जन्मदिन से रिलेटेड थोड़ी सी स्टोरी है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट ज़रूरी नहीं है पढ़ना, इसलिए मैं जो भी देखिए एनसीईआरटी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हमारे लिए वही सब मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ये कहानी है कि वही मान लीजिए कोई 6th-7th क्लास का जो बच्चा रहता है उसको समझाने के लिए कहानियाँ दी जाती हैं ताकि वो पढ़ करके उसके माइंड में अच्छे से स्टोरी जा सके। लेकिन अब आपको स्टोरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप करूँगा। इस स्टोरी के माध्यम से बेसिकली यहाँ पे यही बात समझाया गया कि गांव कैसे होते हैं और शहर कैसे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है छोटे छोटे बच्चों के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं ग्रामीण और शहरी बस्तियाँ। तो ये आप देख सकते हैं शहरी बस्तियाँ कुछ इस तरह की हुआ करती हैं। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस तरह से चमकते हुए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आप देख सकते हैं, चलते हुए वाहन आप देख पा रहे होंगे, बड़ी बड़ी सड़कें। तो ये सभी कहाँ पे होते हैं? ये शहरों में अक्सर हुआ करते हैं। फिर बात कर लेते हैं अगर गाँवों की। फिर अगर गाँवों की बात करते हैं तो गाँवों में आप देख सकते हैं कि इस तरह से बिरले यहाँ पे घर देखने के लिए मिलते हैं। हो सकता है कुछ वीडियो यहाँ पे कट रहा हो। तो नदियों के आसपास क्या होता है? गाँव बसे होते हैं, पेड़ पौधे और घर वगैरह क्या होते हैं? काफ़ी दूर दूर घर बने होते हैं। मान लीजिए एक घर यहाँ पे है तो एक घर यहाँ पे है, इस तरह से गाँवों में। नहीं, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, हो सकता है कि एक कट रहा हो, तो अगर नहीं कट रहा तो आप देख पा रहे होंगे कि गाँव इस तरह से बसे हुए होते हैं। तो ये हमने देखा कि सिटी किस तरह से होती है और गाँव किस तरह से होते हैं। अब इन्हीं के बारे में आगे हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो गाँवों के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ के लोग कृषि, पशुपालन क्या क्या करते हैं? खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं यानी मवेशियों को पालते हैं। उसके अलावा मछली पालन करते हैं, शिकार करते हैं। वानिकी का मतलब हो गया वनों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं का उपयोग करते हैं। पशुपालन से संबंधित कार्य भी करते हैं। ग्रामीण बस्तियाँ लघु या विस्तृत हो सकती हैं। तो गाँवों की जो बस्तियाँ होती हैं वो या तो छोटी हो सकती हैं या फिर थोड़ी बड़ी भी हो सकती हैं। ये वही चीज़ है, इसके पहले आपने इसको देखा था, इसको आप दोबारा से यहाँ पे देख पा रहे हैं, देख सकते हैं कि ये गाँवों का बसावट होती है। अब आगे देखते हैं। लघु बस्तियों में क्या होता है कि जो घर होते हैं वो पास पास बने होते हैं, यानी कि जो छोटी बस्ती होती है तो छोटी जगह पे होगी तो वहाँ पे जो घर होंगे थोड़ा पास पास बने हुए रहते हैं। विस्तृत बस्तियों में क्या होता है कि घर दूर दूर फैलाव वाले क्षेत्रों में बने होते हैं। जो विस्तृत यानी कि बहुत बड़ी बस्ती है तो वहाँ पे काफ़ी दूर दूर भी घर बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार की बस्तियाँ मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, शुष्क मरुस्थलों और अत्यधिक ठंडे जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो ये सभी बस्तियाँ किस तरह की? विस्तृत बस्तियाँ और लघु बस्तियाँ। तो ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों, शुष्क मरुस्थलों और अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में, इन सभी जगहों में ये पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। ग्रामीण बस्तियों के बारे में ही आगे दिया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जो होते हैं वो अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। तो गाँवों में जो घर बनाया जाता है वो क्या होता है? पर्यावरण के अनुकूलित होता है, यानी कि पर्यावरण से संबंधित रिलेटेड होता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में खपरेल की छत वाले मकान बनते हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने गाँवों में देखा होगा खपरेल के मकान बने हुए। जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। गाँवों में ही मिट्टी के भी घर बनाए जाते हैं। तो मिट्टी के घर कहाँ बनाए जाते हैं? जहाँ पे वर्षा कम हो। मान लीजिए कहीं पे बहुत ज़्यादा अगर रेनिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा पानी गिरता है, तो वहाँ पे क्या होगा? मिट्टी का घर वहाँ पे नहीं टिक पाएगा, इसलिए वहाँ पे इस तरीके के घर नहीं बनाए जाएंगे। लेकिन जहाँ पे मान लीजिए थोड़ी कम वर्षा होती है वहाँ पे मिट्टी के घर आप बना सकते हैं। जो लोग पशुपालन करते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं। यानी कि
ट्रांसहुमेंस नाम से इसको जाना जाता है। तो ये ऋतु प्रवास क्या होता है, जो लोग पशुपालन करते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं, इसे ऋतु प्रवास कहा जाता है। तो यानी कि जो लोग पशु का पालन करते हैं वो लोग मौसम के अनुसार, जैसे उनको जहाँ पे चारा की सुविधा अपने पशुओं के लिए मिल सके, इसके अनुसार वो एक जगह से दूसरी जगह निकल जाते हैं। क्या करते हैं, किसी विशेष ऋतु या विशेष मौसम में ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं एक निश्चित मौसम के लिए, तो इसको ऋतु प्रवास बोला जाता है। बस्तियां और घर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक स्लिट पर भी मकान बनाए जाते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे हम देखते हैं। जहाँ पानी का जमाव होता है, यानी कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पे वर्षा होने पर पानी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे भर जाता है, वहाँ ऊंचे प्लेटफार्म या फिर स्लिट पर घर बनाए जाते हैं। तो जहाँ पे जल का जमाव काफ़ी ज़्यादा होता है तो वहाँ पे घर बनाने के लिए क्या किया जाता है, इस तरीके का स्लिट उपयोग किया जाता है, इसको स्लिट बोलते हैं। यानी एक ऊंचे पहले प्लेटफार्म बनाया जाता है, उस प्लेटफार्म के ऊपर घर बनाया जाता है। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मोटी दीवारों वाले मकान मिलते हैं जिनकी छतें ऊंची और सपाट होती हैं। जो गर्म जलवायु वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे क्या होता है, जो घर बनाए जाते हैं काफ़ी मोटी दीवार के बनाए जाते हैं। इसकी जानकारी यहाँ पे हमें दी गई है। इसकी छत कैसी होती है, तो इसकी छत काफ़ी ऊंची होती है और सपाट होती है। स्थानीय सामग्री जैसे कि पत्थर, लकड़ी, मिट्टी की ईंटें आपने देखा ही होगा, पका करके उसको बना जाते हैं, तो सभी जगह उपयोग होता है। टाइल आदि का प्रयोग घर बनाने के लिए किया जाता है। तो ये सारी जानकारी आपको पहले से पता है। ये कि अपने राज्य के कुछ गांवों, नगरों और शहरों के नाम लिखिए। तो ये छोटे छोटे बच्चों के लिए दी जाती हैं। अगर आपके अंदर भी ऐसी कोई उत्सुकता है करने की तो आप भी ये कर सकते हैं। हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे रूरल बस्तियाँ और अर्बन सेटलमेंट यानी कि ग्रामीण बस्तियाँ और शहरी बस्तियों के बारे में दिया गया है। तो जो ग्रामीण बस्तियाँ होती हैं ये क्या होती हैं, छोटे, यहाँ इनकी विशेषताएँ क्या होती हैं कि ये गाँव छोटे कस्बे में होते हैं। यहाँ के लोग मुख्य रूप से कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं और हस्तशिल्प आदि से जुड़े हुए होते हैं। और जो शहरी बस्तियाँ होती हैं, अर्बन सेटलमेंट, या ये क्या होती हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं। यहाँ के लोग निर्माण कार्य में लगे रहते हैं, व्यापार और सर्विस सेक्टर में कार्य करते हैं। अगर आप गाँवों में रहते हैं तो गाँवों के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से आपको पता होगा। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको शहर के बारे में काफ़ी अच्छे से पता होगा। अब आगे देखते हैं ट्रांसपोर्ट। मनुष्य क्या किया, समय के साथ रहना तो सीख गया, उसके बाद फिर उसने क्या किया, परिवहन करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना भी उसने शुरू किया। तो परिवहन लोगों और सामान के आवागमन का साधन है। तो ट्रांसपोर्ट किस लिए उपयोग होता है, आज के समय में भी आप देख सकते हैं कि ये लोगों को इधर से उधर आने जाने में और सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में उपयोगी होता है। प्राचीन काल में लंबी दूरी की यात्रा करने में बहुत समय लगता था। उस समय लोग पैदल चला करते थे और अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग किया करते थे। इस तरह से आप देख सकते हैं बैलगाड़ियों का उपयोग होता था, जिस पे बैल आगे लगे हुए होते थे और ये लकड़ी का बना हुआ होता था, जिस पे लोग बैठते थे और सामान भी रखकर जाया करते थे। फिर पहिए का आविष्कार। क्या होता है कि सबसे पहले तो पहिए का ही आविष्कार हुआ, उसके बाद ये सभी चीज़ें बन पाई थी। तो व्हील के आविष्कार से परिवहन आसान हो गया। जब तक व्हील नहीं था तब तक परिवहन थोड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि उस समय लोग चलकर ही जाया करते थे। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास हुआ, लेकिन आज भी लोग पशुओं का उपयोग करते हैं। तो ये पशुओं का उपयोग, अगर आप किसी मान लीजिए कि गांव वगैरह में जाते हैं तो गांवों में कभी कभी आपको देखने के लिए मिल सकता है, बट इसका तो बहुत पहले हुआ था। और यही व्हील आज के समय में भी आप देख सकते हैं कितना उपयोगी है और ये भविष्य में भी उपयोगी रहेगा। आगे देखते हैं। हमारे देश में सामान्यतः सड़क, रेल, जल और वायु का उपयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है, परिवहन के लिए। तो परिवहन के कितने साधन हो सकते हैं, एक सड़क मार्ग हो सकता है, रेल मार्ग हो सकता है, जल मार्ग हो सकता है और वायु। तो ये 4 माध्यम से परिवहन होता है। दक्षिण अंटार्कटिका के वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र में याक का उपयोग वैसे ही होता है जैसे सिक्किम में याक का उपयोग होता है। तो यहाँ से हमें ये जानकारी मिलती है कि सिक्किम राज्य में याक का उपयोग होता है। याक क्या होता है, आपने कभी ना कभी इसके बारे में पढ़ा होगा। एक भैंसे की तरह का जानवर होता है, उसको याक बोलते हैं। प्राचीन काल में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत आने में कई महीने लग जाते थे। वे स्थलीय मार्ग यानी कि लैंड रूट से या फिर समुद्री मार्ग सी रूट से आते थे। आपने वास्को डी गामा के बारे में पढ़ा होगा, समुद्री मार्ग के माध्यम से भारत के रास्ते की खोज करता है। उसके पहले क्या होता था कि समुद्री मार्ग से यूरोपीय
मतलब जो यूरोप के लोग हुआ करते तो समुद्र मार्ग से नहीं बल्कि लैंड मार्ग से भारत में फिर भी व्यापार होता था, लेकिन वास्को डी गामा समुद्र मार्ग की खोज करके आता है। हवाई यात्रा यानी कि एयर ट्रांसपोर्ट जो है इसने क्या किया, तो ये परिवहन को काफ़ी ज़्यादा तेज बना दिया है। आज भारत से यूरोप की यात्रा केवल 6 से 8 घंटे में आप कर सकते हैं। परिवहन के आधुनिक साधन समय और ऊर्जा दोनों की बचत करते हैं। तो परिवहन के जो साधन हैं बेसिकली कर क्या रहे हैं, समय का और ऊर्जा दोनों की बचत करते हैं। परिवहन के कुल कितने साधन होते हैं, तो ये अभी पीछे हमने पढ़ा था वही चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो क्या क्या होता है, रोडवेज यानी सड़क मार्ग होता है, फिर इसके अलावा रेल मार्ग होता है, जल मार्ग होता है और वायु मार्ग। तो ये 4 तरीके के साधन होते हैं किसके, परिवहन के। तो यहाँ पे याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं रोडवेज की, सड़क मार्ग की। तो कम दूरी की यात्रा के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग को, मतलब जो कम दूरी की यात्रा होती है उनके लिए सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है सड़कों का। पक्की सड़कें क्या होती हैं, 2 तरीके की, पक्की और कच्ची 2 तरीके की हो सकती हैं। आप पक्की सड़कें यहाँ पे देख पा रहे होंगे और ये कच्ची सड़कें भी आप देख पा रहे होंगे। मैदानों में सड़कें बनाना आसान होता है। पर्वतीय क्षेत्रों, वनों और ऊंचे रेगिस्तान जैसे स्थानों में भी सड़कें बनाई गई हैं। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग दुनिया का सबसे ऊंची सड़कों में से एक है। तो जो हिमालय पर्वत का मनाली और लेह राजमार्ग है ये दुनिया की सबसे ऊंची सड़कों में से एक है। पहाड़ी एक यहाँ पे लूप्स की बात की गई है। तो जो पहाड़ों में जो सड़कें बनाई जाती हैं उनको लूप्स बोला जाता है, ये आप याद रख सकते हैं। फ्लाईओवर आपने देखा होगा अपने सिटी, अगर आप शहरों में रहते हैं तो आपको इसके बारे में पता होगा। अगर कोई गांव का भी है तो वो भी कभी न कभी सिटी गया होगा घूमने तो उसने भी फ्लाईओवर देखा ही होगा। फ्लाईओवर भी बनते हैं जो शहरों की भीड़ भाड़ कम करने में सहायक होते हैं। तो क्या होता है, सड़कों के ऊपर से ही एक और ऊपर रास्ता बनाया जाता है, उसको फ्लाईओवर बोला जाता है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं रेल मार्ग की। रेलवे द्वारा तेजी से और कम लागत में लोगों का आवागमन और भारी सामान ढोना संभव होता है। कोयले की खदानों की खोज और औद्योगिक क्रांति ने रेलवे के तेज विकास में मदद की थी। डीजल और विद्युत इंजनों ने भाप इंजनों की जगह ले ली है। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन और तेज व सुविधाजनक हुआ है। सुपरफास्ट गाड़ियों जैसे कि अभी इंडिया बात कर रहा है जापान के साथ किस तरह की बुलेट ट्रेन की बात कर रहा है कि यहाँ पे चलाई जाए। तो ये अहमदाबाद से मुंबई के बीच में शायद कुछ ऐसा प्रपोजल भी चल रहा है कि वहाँ पे बुलेट ट्रेन चलने वाली है। तो ये सभी किस लिए किया जा रहा है, क्योंकि इसके माध्यम से क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी स्पीड से हो पाएगा। मैदान क्षेत्रों में रेलवे का जाल व्यापक रूप से फैला है। आधुनिक रेलवे से अब दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेलवे बनाना संभव हो गया है, हालांकि इनकी संख्या अभी भी कम है। तो क्या है कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, दुर्गम क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे रेल लाइन का बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा काम होता है। अभी आपने एक देखा होगा थे रेलवे का उद्घाटन किए हैं, कहाँ पे, छिनाव ब्रिज के ऊपर एक काफ़ी अच्छा ब्रिज भी बना गया, सबसे ऊंचाई पे बना हुआ, तो उसके बारे में आपने देखा होगा। तो भी मतलब पहाड़ों पे ही बना हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है उस ऐसी चीज़ों को बनाने में। भारतीय रेलवे दुनिया का जाल में सबसे बड़ा, मतलब भारतीय रेलवे की यहाँ पे बात की जा रही है कि ये क्या है, इसका जाल दुनिया में सबसे बड़ा है, ये एशिया में सबसे अधिक विस्तृत है। क्या, तो भारतीय रेलवे की बात की जा रही है। भारत में अनेक राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजमार्ग भी हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात की जा रही है, स्वर्णिम चतुर्भुज की। ये क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। तो जो स्वर्णिम चतुर्भुज यानी कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, किसको किसको जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये है इंडिया का गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जो कि किसको किसको ऐड करता है, दिल्ली, फिर दूसरी जगह पे आता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मुंबई, फिर ये तीसरा शहर आता है यहाँ पे चेन्नई, और ये चौथा शहर इस तरह से यहाँ पे आता है कोलकाता। तो ये चारों को मिला करके बनाया गया है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। अब आगे देखते हैं, सानीवारी से यथालखा। तो ये क्या है, एक रेलवे लाइन है, ये समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसकी सबसे ऊंची सुरंग समुद्र तल से 5072 मीटर की ऊंचाई पर है। तो एक रेलवे लाइन की बात यहाँ पे की गई है जो कि काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे बनी हुई है, आपके एनसीईआरटी में दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की बात यहाँ पे की जा रही है। ये कहाँ पे, ये रूस, अगर वर्ल्ड मैप में आप देखते हैं तो रूस के आसपास का क्षेत्र और
यानी कि जो नॉर्थ पोल है इसके आसपास पड़ता है ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। इसका हिस्सा मैक्सिमम यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रूस में ही पड़ता है। तो ये क्या है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है जो कि पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक चलता है। इसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांस साइबेरियन रेलवे दुनिया की सबसे लंबी रेल लाइन है। ये सेंट पीटर्सबर्ग जो कि पश्चिमी रूस में पड़ता है के व्लादिवोस्तोक से प्रशांत महासागर के तट तक फैली है। यह यूरोप और एशिया के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है। वीडियो के माध्यम से आप यहाँ पे देख सकते हैं, हो सकता है कुछ वीडियो कट भी रहा हो। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो मॉस्को राजधानी है रूस की। अब ये आप देख सकते हैं ये साइबेरियन ट्रेन रूट है जो कि इस तरह से दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ट्रेन चलती हुई। तो ये यहाँ से मतलब काफ़ी लंबे रास्ते पे चलती है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे इस तरह से गुजरती है। ये मतलब पूरे उत्तरी जो गोलार्ध है वहाँ पे पड़ता है रूस के। तो इसके माध्यम से आप समझ पाए होंगे। आगे देखते हैं, करते हैं जलमार्ग की। प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जलमार्ग का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता था। भारी और बड़े सामान को लंबी दूरी तक ले जाने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता और सुविधाजनक साधन होता था। अब के समय में भी सामानों को जो शिपमेंट होती हैं वो उसके माध्यम से काफ़ी सस्ते दामों में एक जगह से दूसरी जगह सामानों को भेजा जाता है। जैसे कि सुपर फास्ट अगर सबसे तेज़ बात करें तो आप प्लेन का उपयोग करते हैं जो कि सबसे फास्ट होता है, लेकिन उसकी कीमत, उसका जो किराया होता है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है। लेकिन जब आप ये जल मार्ग का उपयोग करते हैं तो इसके माध्यम से काफ़ी सस्ते में आप भेज सकते हैं। जल मार्ग की यहाँ पे बात की जा रही है तो जल मार्ग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक अंतर्देशीय जल मार्ग होते हैं और एक समुद्री मार्ग। अंतर्देशीय जल मार्ग की बात अब करें तो क्या होता है, यानी कि एक ही देश के, यहाँ पे देखिए नदियों और झीलों का उपयोग परिवहन के लिए किया जाता है, यानी कि एक ही देश के अंदर इसका उपयोग होता है। विश्व के महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्गों की बात करें तो जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये भारत में है, इसके बारे में आपको पता होगा। अगला है ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस नदी, ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। तीसरा है राइन नदी, ये यूरोप में स्थित है। तो ये क्या है, ये अंतर्देशीय जलमार्ग है। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं नदियों में इस तरीके के शिप यहाँ पे चला करते हैं। अगला देखते हैं समुद्री मार्ग। समुद्री मार्ग की जब बात करें तो सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होते हैं एक देश से दूसरे देश में, इस व्यापार के लिए ऐसे व्यापार और सामान को एक देश से दूसरे देश ले जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। समुद्री मार्ग का माल ढुलाई का सबसे सस्ता साधन होते हैं। मुख्य समुद्री मार्ग की बात करें तो एशिया में सिंगापुर मुंबई, उत्तर अमेरिका में अगर बात करें तो न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस के बीच चलता है। दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन मार्सेली। तो ये सभी क्या है, प्रमुख समुद्री मार्ग दिए गए हैं। समुद्री मार्ग हैं तो कुछ बंदरगाह भी बने होंगे। तो एशिया में जैसे कुछ बंदरगाहों की बात करें तो सिंगापुर मुंबई, उत्तर अमेरिका में बात करें तो न्यूयॉर्क लॉस एंजलिस ब्यूनस आयर्स, ये सभी क्या है बंदरगाह हैं। यूरोप में लंदन मार्सेली, अफ्रीका में डरबन केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी। तो ये सभी क्या होते हैं, ये सभी बंदरगाह होते हैं जहाँ पे क्या होता है शिप आकर डॉक करती हैं, यानी वहाँ पे अपना सामान भरती हैं या फिर वहाँ पे उतारती हैं, कुछ इस तरीका का होता है। अब बात करते हैं वायुमार्ग की। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में विकसित हुआ था किसका, वायुमार्ग, यानी कि ये जो एरोप्लेन वगैरह हैं इनकी 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इनका विकास हुआ था। ये सबसे तेज परिवहन के साधन होते हैं। ये महंगा है लेकिन कठिन भूभाग जैसे कि पर्वतीय क्षेत्र, रेगिस्तान, आपदाग्रस्त इलाके में जीवन रक्षक साबित होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपने देखा होगा कि अभी पंजाब में जब काफ़ी ज़्यादा फ्लड आ गया था तो जो भी प्रधानमंत्री वहाँ पे गए थे निगरानी करने के लिए, तो किस माध्यम से गए थे, एयरबेस के ही माध्यम से गए थे, क्योंकि उस समय ना तो वहाँ पे बस रोड से जाया जा सकता ना ट्रेन से, तो फिर वहाँ पे ऐसी जगहों पे एयरबेस का ही उपयोग किया जाता है। इसके अगर मुख्य उपयोग की बात करें तो लोगों को बचाने यानी रेस्क्यू करने में भी उपयोग होता है। भोजन, पानी, कपड़े और दवाइयाँ पहुँचाने के लिए। भारत के प्रमुख हवाई अड्डों की बात करें तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, ये सभी इस तरह के हैं। आपके शहर में भी कोई ना कोई इस तरह का एयरपोर्ट बना ही होगा। अब बात करते हैं संचार की, कम्युनिकेशन। संचार का मतलब है सूचना पहुंचाना। यहाँ पे आप देख सकते हैं संचार से क्या होता है,
जो भी सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं हमारे माध्यम से, ये सभी किस में हेल्प करते हैं? संचार में हमारी हेल्प करते हैं। और ये आज के समय में हर कंट्री अपना सैटेलाइट, कुछ कंट्री हैं जो कि भारत जैसी, अमेरिका, रूस, चाइना जैसी, जो कि खुद से ही सैटेलाइट को लॉन्च कर देती हैं। बट कुछ कंट्री ऐसी हैं जो कि खुद से नहीं लॉन्च कर पाती, तो वो किसी दूसरे के माध्यम से अपना सैटेलाइट लॉन्च करवाती हैं। इसका उपयोग बेसिकली कम्युनिकेशन में ही किया जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं, संचार का मतलब होता है सूचना पहुँचाना। वैज्ञानिक, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लूँ। वैज्ञानिक प्रस्तुति से संचार की रफ्तार और साधन बहुत विकसित हुए हैं। इसका उपयोग क्या होता है? शिक्षा में, मनोरंजन, सूचना देने के लिए। साधन की बात करें तो अखबार, रेडियो, टेलीविज़न। इसके महत्व की तो जनसंपर्क का सशक्त माध्यम होता है ये कम्युनिकेशन। मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन, खेती की जानकारी, विज्ञापन आदि में मददगार होता है। आगे देखते हैं, सैटेलाइट से ये आधुनिक संचार की बात की जा रही है, तो आधुनिक संचार के अंतर्गत क्या आता है? सैटेलाइट आती हैं। सैटेलाइट इस तरह की आप देख सकती है। किसकी सैटेलाइट है? कई सारी सैटेलाइट एक साथ दिख रही हैं। तो ये एक तरह का क्या है, जो एलन मस्क का एक प्रोग्राम है इंटरनेट देने के लिए बनाया है, तो उन्होंने क्या किया, कई सारी सैटेलाइटें एक साथ एक क्रम में इस तरह से मतलब उन्होंने स्थापित किया कि वो सभी एक साथ चलती हुई दिखाई देती हैं। तो ये उसी का प्रतिरूपण मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया है। तो सैटेलाइट ने संचार में क्रांति ला दी है। इसका उपयोग क्या होता है? तो पानी ढूंढने, वन का अध्ययन करने, खनिज संसाधनों की खोज, मौसम का अनुमान, आपदा प्रबंधन, इन सभी में इसका उपयोग होता है। इंटरनेट का उपयोग होता है वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा संचार का माध्यम है इंटरनेट। ईमेल, सोशल मीडिया, वीडियो कॉलिंग से लोग तुरंत एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। आज हम रेलवे टिकट, हवाई टिकट, होटल बुकिंग आदि घर बैठे कर सकते हैं। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज यानी कि वैश्विक गाँव बना दिया है। यहाँ पे हमने यही सारी चीज़ें देखी कि मनुष्य ने क्या किया, किस तरह से घर बनाना सीखा, किस तरह से बसना सीखा। बसने के अलावा उन्होंने क्या क्या काम किया, बसने के साथ फिर उन्होंने ट्रांसपोर्ट में क्या क्या माध्यम चुने। और अभी हमने देखा कि वर्तमान समय में कम्युनिकेशन के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमने सैटेलाइट के बारे में पढ़ा। तो इस अध्याय 7 में हमको यही जानकारी मिलती है कि मनुष्य का प्रकृति के साथ किस तरह से समन्वय है, मनुष्य ने क्या क्या सीखा प्राचीन काल से लेकर अभी तक। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके बारे में यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि पीएम निम्नलिखित नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सी पहल ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन टॉपिक के अंतर्गत आती है? पहला ऑप्शन है पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान। दूसरा ऑप्शन है स्टारलिंक की इंटरनेट सेवा की अनुमति। तीसरा है महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना। इन तीनों में से कौन सी पहल ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन टॉपिक के अंतर्गत आती है? दूसरा क्वेश्चन इधर दिया गया है कि स्टारलिंक की अनुमति किस मुख्य कारण से महत्वपूर्ण है? यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसको सॉल्व करें उससे पहले करने से पहले ये देख लेते हैं। पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान जो है, ये भारत सरकार का एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इसमें परिवहन जैसे कि सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे आदि और संचार लॉजिस्टिक को एकीकृत करने की योजना बनाई गई है। यानी कि जो पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान है, ये ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में आता है। अगला है स्टारलिंक, जो कि इंटरनेट सेवा की अनुमति देता है। ये किसकी कंपनी है? एलन मस्क की स्पेसएक्स की। ये उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड सेवा है। ये सीधा तौर पर कम्युनिकेशन टेलीकॉम से जुड़ा हुआ है। यानी कि ये भी ट्रांसपोर्ट में नहीं, लेकिन ये कम्युनिकेशन में आता है। इस माध्यम से ये भी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से ही रिलेटेड है। अगला है महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना। ये ग्रामीण आवास और बस्तियों के विकास से जुड़ी हुई योजना है। यानी कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में नहीं आता है। ये देखने के बाद अब आप इसका आंसर यहाँ पे कर पाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि महात्मा गांधी, ये थर्ड ऑप्शन इसका नहीं होगा, ये फर्स्ट और ये सेकंड होंगे। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन ए में है, यानी ए इसका करेक्ट होगा। अब ये दूसरा क्वेश्चन स्टारलिंक की बात की गई है, तो इसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। स्टारलिंक स्पेस एक्स की उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड सेवा है। इसका मुख्य उद्देश्य रिमोट यानी कि रूरल एरिया, जो दूर दराज की बस्तियाँ हैं जहाँ पे टावर के माध्यम से इंटरनेट सुविधा या नेट नहीं पहुँचाया जा सकता, तो वहाँ पे नेट पहुँचाने का काम करता है। ये तेज़ इंटरनेट उपलब्ध कराता है जहाँ फाइबर या मोबाइल नेटवर्क नहीं पहुँचते। ये कोई सरकारी सेवा नहीं है, इसलिए
इसका ऑप्शन ए गलत है, ये फाइबर से जोड़ने का काम नहीं करता, इसलिए ऑप्शन डी इसका गलत है। इसका मुख्य यूएसपी सस्ता मोबाइल डेटा नहीं बल्कि अत्यधिक दूर दराज क्षेत्रों में कनेक्टिविटी देना है, इसलिए इसका सी भी सही नहीं होगा। तो अब इसका आंसर आप कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन रहा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्योंकि ये सभी शहरों को फाइबर ऑप्टिक से जोड़ता है, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि ये सस्ता मोबाइल डेटा प्रावधान है, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ये दूर दराज क्या करता है? दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में डिजिटल भुगतान को तो ये मतलब क्या करता है? दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराता है। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्थायी बस्ती का उदाहरण है, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट का एग्जाम्पल कौन सा है? तो इसके पहले हमने पढ़ा था खानाबदोश जनजातियों के शिविर, मौसमी चारागाहों के डेरे, दिल्ली महानगर, अस्थायी निर्माण स्थल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ये क्या है? परमानेंट सेटलमेंट का एग्जाम्पल है। दिल्ली स्थायी रूप से बसा हुआ शहर है, जबकि बाकी क्या है? अस्थायी। जैसे कि खानाबदोश जनजातियों की बात करें तो एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती हैं। मौसमी चरवाहों की बात करें तो मौसम के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अस्थायी निर्माण से समझ में ही आ रहा है कि ये टेम्परेरी होगा, परमानेंट ही नहीं है। अगला यहाँ पे है, भारत में सड़क नेटवर्क का आकार विश्व में किस स्थान पर है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए, इसके अनुसार इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द्वितीय स्थान पे है। भारत का सड़क नेटवर्क अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा है। अब आगे देखते हैं, उड़ान योजना किससे संबंधित है? तो उड़ान योजना के बारे में आपने सुना ही होगा। ये किससे संबंधित है? वायु परिवहन से संबंधित है। ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। उड़ान उड़े देश का आम नागरिक भारत सरकार की योजना है जो छोटे शहरों को हवाई सेवाओं से जोड़ने के लिए इसको शुरू की गई थी। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 21 अक्टूबर 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। भारत में सबसे बड़ा संचार नेटवर्क कौन सा है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं, भारतीय रेलवे, भारत नेट, भारतीय डाक सेवा, इनसेट उपग्रह। तो इन ऑप्शनों के अनुसार सबसे बड़ा क्या है? भारतीय डाक सेवा। भारतीय डाक सेवा विश्व का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड हैं वही सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कराया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए गए, जैसे कि इंडिया रिसेंटली अचीव्ड 99% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इट्स रेलवे नेटवर्क। यह लक्ष्य किस अवधि में पूरे होने की उम्मीद है? उसका लक्ष्य है मार्च 2026 से पहले का लक्ष्य है कि इसको पूरा कर लिया जाए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव पर्यावरण परिवहन का आधुनिक साधन नहीं है? तो पाइपलाइन, रेल मार्ग, बैलगाड़ी या फिर हवाई जहाज। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी पारंपरिक साधन है, बाकी सभी आधुनिक परिवहन के साधन हैं। यहाँ पे करंट अफेयर्स में वही फिर से आ गया है कि 99% इलेक्ट्रिफिकेशन, तो ये इसके बारे में हमने देख लिया है। स्टारलिंक के बारे में भी हमने देख लिया है कि ये क्या करता है? दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा पहुँचाता है। अब देखते हैं बस्तियों का विकास। बस्तियों के बनने में भौगोलिक कारक, जल स्रोत, उपजाऊ भूमि, मौसम और आर्थिक सामाजिक कारण, व्यापार, रोजगार, सुरक्षा महत्वपूर्ण होते हैं। भारत में कुछ ऐतिहासिक शहर जैसे कि वाराणसी, मदुरै, दिल्ली आदि ये सभी नदी के किनारों बसे हुए हैं। भारत के परिवहन नेटवर्क की विशेषता की बात करें तो सड़कें, भारत में सड़क नेटवर्क विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लगभग 64 लाख किलोमीटर का है। रेलवे, भारत का रेलवे नेटवर्क विश्व में चौथा सबसे बड़ा है। जल परिवहन की बात करें तो 13 प्रमुख जल बंदरगाह जैसे कोलकाता, मुंबई, चेन्नई आदि में, इसके अलावा 200 से अधिक छोटे बंदरगाह भी हैं। वायु परिवहन की बात करें तो 130 से अधिक हवाई अड्डे हैं। उड़ान योजना के अंतर्गत छोटे शहरों को जोड़ा जा रहा है। पाइपलाइन की बात करें तो तेल, गैस व पानी आपूर्ति के लिए तेज़ी से इसका भी विस्तार किया जा रहा है। तो ये सभी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो कि हमने यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश किया इस चैप्टर से रिलेटेड। यहाँ पे और पॉइंट है, भारत में संचार की व्यवस्था तो 1990 के बाद मोबाइल व इंटरनेट से संचार में क्रांति ला दी थी। भारतीय डाक सेवा क्या है? तो विश्व की सबसे बड़ी डाक सेवा है। इसरो के उपग्रह जो इनसेट, जीसैट है, या मौसम, टेलीविजन, टेलीफोन और इंटरनेट सेवाएं देते हैं। डिजिटल इंडिया और भारत नेट परियोजनाएं गांवों तक ब्रॉडबैंड पहुंचा रही, यानी कि इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए इसको बनाया गया है। तो इस तरह से अध्याय 7 में जो भी चीज़ें दी गई थी उसको हमने बेसिकली पहले बेसिक एनसीईआरटी पढ़ा, उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन देखे,
और फिर जो करंट अफेयर इस चैप्टर से रिलेटेड बन सकते थे वो सभी मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश किया है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से ज़रूर उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ।